Hello everyone. So we are back to our channel with The Hindu Analysis dated 9th August 2021. So let's start today's discussion. The first headline states COVID shield, COVID vaccine or Covaxin mix gives better protection says ICMR. अब ये हुआ क्या है इफ़ वी सी वाई इट वॉज इन न्यूज़, तो वो इसके लिए बिकॉज उत्तर प्रदेश में ऐसे 18 लोग थे जिनको वी कैन से इंटेंशनली नहीं बट ऐसे ही दे गॉट द मिक्सचर ऑफ बोथ द वैक्सीन। पहले डोज में दे टुक कोविड या कोविशील्ड एंड दूसरे डोज में दे टुक कोवैक्सीन, जबकि हमें लगा कि इट विल हैव अ बैड रिपरकशंस या बैड रिजल्ट, बट दैट वाज नॉट द केस। कहीं ना कहीं द मिक्सचर ऑफ बोथ द वैक्सीन वो बेनिफिशियल प्रूफ हुआ, क्योंकि इट एक्चुअली वी कैन से बूस्टेड द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ दैट पर्सन। इट वी कैन से जो नॉर्मल अगर एक इंडिविजुअल दोनों ही डोजेस को वैक्सीन का लेते हैं या दोनों ही डोजेस को कोविशील्ड के लेते हैं, उन पर इतना बूस्ट नहीं होगा या उनकी इम्यून सिस्टम उतनी स्ट्रांग नहीं दिखती जितनी स्ट्रांग इन लोग की इम्यून सिस्टम पाई गई बिकॉज ऑफ दिस मिक्सचर ऑफ दिस कोवैक्सीन। सो कहीं ना कहीं आईसीएमआर में अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है, अभी भी इन्होंने प्रॉपर रिजल्ट नहीं बोला है, बट स्टिल दे से कि इट हैज़ शोन अ पॉजिटिव साइड। लेट्स सी इसके आगे क्या आता है इसके लिए। नाउ अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो करेंटली इंडिया फ़िलहाल 2 वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, एक कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। हाँ, जॉनसन एंड जॉनसन का भी वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया है, बट करेंटली दिस 2 वैक्सीन स्पुतनिक भी चल रहा है, बट प्रॉपरली अगर हम देखें जो प्रॉपर लोकल पॉपुलेशन या हमारे इंडियन पॉपुलेशन को मिल रहा है दैट इज़ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। ठीक है, अगर मैं कोविशील्ड की बात करूँ तो इट्स एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, वेर एज कोवैक्सीन की बात करूँ तो दैट इज़ BBV152 वैक्सीन, इट्स द नेम गिवन टू इट। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर हम बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑफ आईसीएमआर ये चीज़ उनका माना गया है कि अगर ये 2 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन मिल रहा है एक पर्सन को, तो दैट पर्सन कैन एक्चुअली सस्टेन, और वी कैन से कि जो हमारा डेल्टा वायरस है, जो हमारा डेल्टा वायरस है जिसको हम B1617.2 भी बोलते हैं, ये वायरस को भी वो सस्टेन कर पा रहा है, ये वायरस को भी वो झेल पा रहा है। सो इट इज़ समहाउ द वेरी पॉजिटिव थिंग ऑफ इट, एंड लेट्स सी आगे इसकी स्टडीज़ और इसको क्या बताती है। सो ये चीज़ बोला गया फर्स्ट जैम में अगर आप कोविशील्ड ले रहे हो एंड सेकेंड जैम में इफ़ यू आर टेकिंग कोवैक्सीन, इट इज़ हेल्पिंग यू टू मेक योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द वैक्सीन, बिकॉज अगेंस्ट दी वी कैन से वायरस, क्योंकि इंडिया में भी कहीं ना कहीं डेल्टा वायरस और ये सब का बहुत प्रेवलेंसी है। सो लेट्स सी आगे क्या रिसर्च इसके बारे में बताता है। So we'll move to the next news. The next news says human rights at risk in police station CJI. हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये मानना है, मिस्टर रमन्ना का ये मानना है कि इन टुडेज टाइम जो फंक्शन वी कैन से या जो वर्क था पुलिस स्टेशन का, इट हैज़ ऑलमोस्ट चेंज और इट हैज़ ऑलमोस्ट शोड इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं आज माना जा रहा है कि हाईएस्ट अगर हम बोलें डोमिनेशन, हाईएस्ट वायलेंस, हाईएस्ट एट्रोसिटीज़ जो हो रहा है दैट इज़ हैपनिंग इन पुलिस स्टेशन इन द नेम ऑफ वी कैन से इन्वेस्टिगेशन और एन नंबर ऑफ रीजंस। सो हमारे जो CJI हैं दैट इज़ मिस्टर रमन्ना, उनका भी ये बोलना है कि कहीं ना कहीं जो हमारा पुलिस स्टेशन है दैट इज़ नॉट सेफ प्लेस जो वो पहला रहा करता था। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ऑन संडे सेड पुलिस स्टेशन पोज द हाईएस्ट थ्रेट, you can say highest threat to human rights and dignity which are sacrosanct। ठीक है, तो इनका भी ये मानना है if we want to remain as a society governed by rules of law, it is imperative for us to bridge the gap of accessibility to justice between the highest privileged and the most vulnerable। कहीं ना कहीं उन्होंने उनका ये भी स्टेटमेंट है कि आज जो पर्सन पुलिस स्टेशन में खड़े हैं या पुलिस स्टेशन में जाते हैं वो ये नहीं देखते कि वो पर्सन कौन है, बट इतनी एट्रोसिटीज़ होती हैं विच एक्चुअली लीड्स टू कस्टोडियल वायलेंस। हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अबाउट दी कस्टोडियल वायलेंस होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। कस्टोडियल वायलेंस की अगर मैं बात करूँ 2020, ठीक है, 2020 में सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स फॉर पर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिलेक्शन 176A1। ठीक है,
176A1 जो हमारा CRPC में है, इट एक्चुअली स्टेट्स कि जुडिशियल इंक्वायरी जो है किसी भी इंसिडेंट, किसी भी डेथ, किसी भी रेप, किसी भी डिसअपेरेंस के अगेंस्ट कोई भी तरह की इंक्वायरी कैन बी डन अंडर दिस, इज मैंडेटरी अंडर द 176A1। ठीक है। सो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन जो लाया गया था, इट वॉज बेनिफिशियल सो दैट हमें जस्टिस मिल सके। बट हमारे लिए की पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाता है कस्टोडियल जस्टिस के रिलेटेड, कि दैट इज शोइंग द नेगेटिव इफेक्ट्स। नेगेटिव इफेक्ट्स में किस बात में बोल सकती हूँ? अ पर्सन हु हैज़ टेकन टू पुलिस, सबसे पहले हमारा हेबिस कॉर्पस कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट होता है। दैट इज़ यू हैव टू प्रेजेंट दैट पर्सन विद इन 24 आवर्स बिफोर द कोर्ट, वो भी नहीं होता जो पुलिस अपना, वी कैन से द दादागिरी ऑफ पुलिस। ठीक है। दूसरी चीज़ हम बोल सकते हैं क्रिमिनली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हमें बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होता है एक नॉर्मल सिटीजन्स को इन द नेम ऑफ दिस कस्टोडियन इन्वेस्टिगेशन। हमें ये सब अब्यूज़ बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। So custodial violence is the violence that take place in judicial and police custody, where an individual who has done a crime is tortured, we can say mentally, physically, emotionally, and number of ways. ठीक है। we have stated, we have seen most of this custodial deaths are attribute of the reason of this torture that is given to an individual. Okay, one of the biggest issue of this custodial violence we can say is that humans rights are at stake. human rights पे ध्यान नहीं दिया जाता, या humans की rights को is considered nothing in the front of investigations, we can say in that sense. Okay, although the overcrowding we can say malnutrition, unhygienic conditions और ये सब बहुत सारे reasons है death के, ठीक है। but पुलिस अगर वी कैन से कस्टडी में इंसान मर रहा है तो दैट वन ऑफ द हाईएस्ट रीज़न इज़ द वायलेंस दैट ही और शी हैज़ टू फेस दैट इन दैट प्लेस। ठीक है। अब इसकी वजह से भी से क्या क्या टाइप ऑफ वायलेंस होता है। टाइप ऑफ वायलेंस की अगर मैं बात करूँ, फिजिकल वायलेंस हो रहा है, ठीक है, आपको मारा जाता है, आपको डराया जाता है, यू आर बीन गिवन एन नंबर ऑफ वायलेंस बाय अ मेटल, बाय एनी ऑफ द थिंग्स। देन साइकोलॉजिकल वायलेंस अगर मैं बोलूँ, करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर मतलब इफ़ द पुलिस पर्सन वांट्स कि आपकी इन्फॉर्मेशन बोलो विच इज़ मे बी राइट और रॉन्ग एनीथिंग, बट उस चक्कर में आपको इतना मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि दैट कैन लीड टू थ्रेट, ह्यूमिलेशन एंड टू द एक्सटेंट ऑफ डेथ ऑल्सो। सेक्शुअल वायलेंस इट इज़ वेरी कॉमन आज के टाइम पे। वी हैव सीन हमारे खुद के जिनके बेसिस पर हम कंट्री को सिक्योर सेव करते हैं, आज वही एक रीज़न है द इंक्रीज ऑफ रेप और सेक्शुअल अब्यूज़ इन इंडिया। ठीक है। सो ये कुछ सम ऑफ द वी कैन से repercussions or the violence that we have to face under the name of custodial violence or investigation in police station. Now, according to CRB, that is the National Crime Record Bureau, उनका ये मानना है between the year of 2001 to 2018, ठीक है, इट वॉज रिपोर्टेड कि कस्टोडियल वायलेंस में तो पुलिस मेन सिर्फ 18 लोग के 28 रिपोर्टेड है। ठीक है। कस्टोडियल वायलेंस के नाम पर अकॉर्डिंग टू NCRB देयर आर ओनली 28 पुलिस मेन्स हु हैव बीन कन्विक्टेड, बट वहीं पे अगर हम डेथ देखें तो डेथ इज रिपोर्टेड टू 1727। यू कैन सी 28 पुलिसमैन बट डेथ कितने हुए हैं, दैट इज 1727 डेथ्स आर बीन रिकॉर्डेड इन इंडिया। ठीक है। सो इट एक्चुअली इज लिटरली वी कैन से अ शेम फॉर अस कि दिस थिंग इज़ हैपनिंग इन इंडिया। थोड़ी स्टैटिक्स की बात करूँ अगर मैं, जो जुडिशियल वायलेंस के नाम पे इंडिया में हुआ जाता है, 2015 से 19 तक अगर हम देखें, 2015 से 19 तक 36% ऑफ डेथ as done by suicide. Why? Because of the violations that the person has faced in the custody. 36% of suicide is done because of that reason. 2014 की बात अगर हम देखें, 6% of cases are recorded or we can say are reported against the police person for the abuse that the person has been faced in the name of investigation. लास्ट 10 सालों की अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 40% ऑफ डेथ आर बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, आर बीन रिकॉर्डेड नेचुरल डेथ बोल के या फिर एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकता है, बट कस्टडी में ही इनकी मौत हुई है। सो व्हाट आर दिस थिंग, ये रिकॉर्ड्स हमें सीधे बता रहा है कि क्या नेचर चल रहा है या क्या हो चुका है। As per the Crime in Indian Report 2019 released by the National Crime Record Bureau, we can see suicide can be the then illness,
देन वी कैन से अब्यूज़, ये सब कहीं ना कहीं इज़ अफेक्टिंग द वायलेंस, और वी कैन से अफेक्टिंग द नेचर ऑफ पुलिस, ठीक है। देन अगर हम आईपीसी के एक्ट के थ्रू बात करें, ठीक है, आईपीसी के एक्ट के थ्रू में पुलिसमैन टू रिसोर्ट द टॉर्चर और कन्फेशन में सेक्शन 330, सेक्शन 331, सेक्शन 348 ऑफ इंडियन पेनल कोड, देन सेक्शन 2526, ठीक है। ये सब कुछ ना कुछ एक्ट्स हैं जो आपके लिए लीगली आपको कस्टोडियल वायलेंस के अगेंस्ट बनाए गए हैं। सिंपल अगर बेसिक बोलूँ, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 हमें बोलता है कि यू हैव द राइट। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है आपको, दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, बट इधर क्या हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग द ऑपोजिट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन जिसकी वजह से कस्टोडियल वायलेंस हुए जा रहे हैं, एंड ये एक सीरियस इशू बन चुका है इन टुडेज टाइम विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया एज अ नेशन। सो आई होप सो ये चीज़ समझा होगा आप लोग को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज स्टेट्स केरला रिसोर्ट gears up to receive guest, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं, दिस आर्टिकल और दिस न्यूज़ इज वी कैन से इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म। डोमेस्टिक टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केरला के मिनिस्टर्स ने ये चीज़ बोली है कि इफ़ यू हैव टेकन इवन अ सिंगल डोज, अगर आपने फर्स्ट डोज भी ले लिया है ऑफ एनी ऑफ द वैक्सीन, फर्स्ट डोज भी अगर आपने ले लिया है, तो यू कैन कम फॉर टूरिज्म इन केरला, ठीक है। ऑब्वियसली वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, वो लोग सारे प्रोटेक्शंस लेंगे, बट उनको ये चीज़ कहीं दिखी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक Kerala का tourism sector has affected at a large scale. So to overcome it, or we can say to solve the issue of that, वो लोग ने बोला है कि we will promote the domestic violence. अब ये कब हो रहा है, सो हम सबको पता है अगस्त और अभी आने वाले मंथ्स में उनकी एक फेस्टिवल जो लार्जर पर्सपेक्टिव में मनती है, दैट इज़ ओनम, ठीक है। सो ओनम में दे हैव टोल्ड कि दे विल स्टार्ट अ डिजिटल फेस्टिव फेट एज वेल एज डोमेस्टिक टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए वो लोग वहाँ पे टूरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। ना फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ओनम का इम्पोर्टेंस जानना, ओनम क्या है, क्यों मनाया जाता है, और किस चीज़ के बेसिस पे बनता है, और क्या क्या उसके फीचर्स हैं। ओके, सो अगर मैं ओनम की बात करूँ, ओनम अगर आप लोग को पता होगा, ओनम वॉज सेलिब्रेटेड या इज़ बीन सेलिब्रेटेड फॉर वी कैन से उनके एक गॉड है, ठीक है, अ डेमन जिनका नाम है किंग महाबली, ठीक है, किंग महाबली। सो ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द किंग काइंड हाइटेड किंग महाबली। उनके रिटर्न टू केरला पर यह फेस्टिवल मनाया जाता था, ठीक है, फॉर दी returning of King Mahabali to Kerala. Onam is a harvest festival also. It is a harvest festival also that falls in the month of August, or we can say September. एनुअली अगस्त या सितंबर के टाइम पे ये फेस्टिवल आता है अक्रॉस द इंडिया, या फिर मोस्टली जो केरलाइट्स होते हैं दे सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ, इन देयर कल्चर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर कैलेंडर, दैट इज मलायानी कैलेंडर, अकॉर्डिंग टू देयर मलायानी कैलेंडर द फेस्टिवल फॉल्स ऑन 22nd नक्षत्र तिरुवोनम एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ मलयालम ईयर, ठीक है। उनके ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। अकॉर्डिंग टू देयर कैलेंडर एवरी मतलब एनुअली द 22nd नक्षत्र तिरुवोनम को उनका मलयालम ईयर स्टार्ट होता है, जिसको वो लोग बोलते हैं कोला वर्षम, ठीक है, विच इज़ टर्म्ड एज कोला वर्षम। ओके, उस पर्सपेक्टिव से ओनम इज सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू दैट डेट। द फेस्टिवल बिगिंस ऑन द डे नोन एज अथम। ये जो ओनम का फर्स्ट डे है उसको हम अथम बोलते हैं, ठीक है। एंड ओनम का जो लास्ट डे होता है, जो 10th डे होता है, दैट इज तिरु ओनम, तिरु ओनम। फर्स्ट डे इज नोन एज अथम एंड द लास्ट डे इज नोन एज तिरु ओथम, ठीक है। इट इज़ द ऑस्पिशियस ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओनम। 10 दिन का ये फेस्टिवल चलता है, ठीक है। अगर हम ये इस बार की बात करें तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 22nd अगस्त एंड इट विल एंड ऑन 31st अगस्त, ठीक है। इस बार का इट्स फ्रॉम 22 to 31 अगस्त हमारा ओनम सेलिब्रेट होने वाला है।
सो मैंने जैसे आपको बताया, इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर देयर बिलव्ड किंग महाबली, उनका रिटर्न टू केरला पे ये चीज़ मनाया जाता है। सिग्निफिकेंस अगर मैं बात करूँ माइथोलॉजिकली, तो किंग महाबली जो थे उन्होंने गॉड्स को डिफीट किया था, एंड ही बिगेम द रूलिंग ओवर 3 वर्ल्ड्स। 3 वर्ल्ड इज़ बेसिकली, हम जो माइथोलॉजिकली वर्ल्ड को डिवाइड कर रहे हैं, तो ही डिफीटेड द गॉड्स ऑफ अदर वर्ल्ड एंड ही स्टार्टेड रूलिंग दिस 3 वर्ल्ड। उनके रिटर्न पर ये चीज़ मनाया जाता है। एंड किंग महाबली जो थे, ही बिलोंग फ्रॉम असुरा ट्राइब। ही बिलोंग फ्रॉम असुरा, ऑब्वियसली डेमन की अगर मैं बात करूँ तो ही बिलोंग फ्रॉम एन असुरा ट्राइब, ठीक है। एंड ही कैन द गॉड्स गॉट इनसिक्योर ऑफ हिम, ठीक है, पॉपुलरिटी, एंड लॉर्ड विष्णु टू स्टेप इन एंड हेल्प कंटेंट महाबली। कहीं ना कहीं जो वॉर हुआ था, दैट वॉज विद द हेल्प ऑफ किंग विष्णु और लॉर्ड विष्णु। सो लॉर्ड विष्णु ने क्या किया था, ही टुक द 5th अवतार इन द फॉर्म ऑफ ब्राह्मण, ठीक है, एंड ही पेड अ विजिट टू किंग महाबली, जहाँ पर उनको रिस्पॉन्ड पे कहीं ना कहीं उनको एक वी कैन से बेनिफिट मिला, जो हम बोलते हैं द ब्लेसिंग्स, जिसके वजह से ये वे हुआ एंड वो जीत कर वापस आए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फेस्टिवल ऑफ ओणम, कि उनका फर्स्ट डे कब है, लास्ट डे कब है, कितने डेज सेलिब्रेट होते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग और द रीज़न वाई ओणम इज़ सेलिब्रेटेड। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ revisit the idea of aging out India's coal plant। अब ये चीज़ हुआ क्यों है, दिस इज़ बिकॉज ये मंडे, ठीक है, दिस मंडे दैट इज़ टुडे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने ये चीज़ बोला कि इट्स गुड इफ़ यू क्लोज ऑल दी कोल्ड माइंस। हमारे जो पावर प्लांट कोलिंग माइंस है, जो विच इज़ वेरी ओल्ड, मतलब आप समझ लीजिए 25 ईयर्स, मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड है। अगर इफ़ यू क्लोज इट, इट विल हेल्प इंडिया और अ नेशन, वी कैन से एनवायरमेंटली भी एंड फाइनेंशियली भी, ठीक है। सो ये न्यूज़ आर्टिकल इसी चीज़ पे स्टार्ट होता है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये चीज़ बोला कि शटिंग द ओल्ड कोल माइनिंग पावर प्लांट्स विल हेल्प और वी कैन सी प्ले अ मेजर रोल इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग द कंट्रोलिंग द एमिशंस ऑफ गैसेस और कंट्रोलिंग द एमिशंस ऑफ पॉल्यूटेड गैसेस, ठीक है। अब ये एडिटोरियल इसी के बारे में बात करता है कि इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या क्या रिस्किंग चीज़ हो सकता है। नाउ इफ़ यू विल सी हियर, इट्स सम स्टडीज़ साइट एडवांटेजेस। सो जो हम अगर हम ये बोले कि हम कोल माइंस को बंद कर देंगे तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले ये चीज़ बोला गया है कि इट विल बी कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग किस पर्सपेक्टिव से मैंने बोला कि अगर कोई भी कोलिंग माइन इज़ मोर ओल्डर देन 25 ईयर्स, ऑब्वियसली उसका डेप्रिसिएशन हर साल अलग से लगता होगा, देन उसकी वेयरिंग टेयरिंग हो गई, कहीं ना कहीं वो उतनी इफेक्टिवली काम नहीं करेगा जितना इफेक्टिवली न्यूली बिल्डेड या न्यूली प्लांटेड पावर प्लांट काम करेगा। सो इन दैट सेंस इट इज़ कॉस्ट सेविंग फॉर इंडिया, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ, सेकेंड वो हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि इफ़ इट इज़ वी कैन से अ ओल्ड वन और इट इज़ अ रिटायर्ड वन, आपको उस पर अलग अलग मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा सो दैट वो आप पॉल्यूशन कंट्रोल कर पाओ। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आप जितने मैकेनिज्म लगाओगे, जितना इकोनॉमी, जितना फाइनेंस उस पर खर्च करोगे, इट विल एक्चुअली बी फेलियर। उससे अच्छा अगर आप वही फाइनेंस, वही पैसे अगर आप न्यूली बिल्डेड, न्यूली प्लांटेड पे लगाओगे तो दैट विल वर्क मोर बेनिफिशियली। सो अगर मैं आपको बेनिफिशियली बोलूँ तो उतना बेनिफिट नहीं होगा अगर आप उस पर वही मैकेनिज्म्स और नई टेक्नोलॉजी लगाओगे, ठीक है। उस पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए एडवांटेज होगा अगर ये पुराने पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे। तीसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ, जैसे कि दिल्ली की, ठीक है, दिल्ली के जो सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन था, उन्होंने ये जो उनका डिस्ट्रीब्यूटिव कंपनी है, उनका बोला है कि इफ़ योर पावर प्लांट इज़ मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड, यू कैन वी कैन से रिमूव और यू कैन एंड द एग्रीमेंट दैट यू हैव साइंड विद द नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इससे क्या होगा कि यू कैन गो फॉर अ न्यूअर वन, और इसमें जो इतने पैसे लग रहे हैं दैट कैन बी सेव्ड। पैसों की बात नहीं, कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट भी बचेगा, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ चीज़ जो उसमें बताई है, दैट इज़ अबाउट द 20% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप उसके जगह पे न्यू वन लगा के दैट विल बी मोर एफिशिएंटली वर्किंग फॉर यू। नेक्स्ट पार्ट इफ़ यू विल सी इज़ द बेनिफिट।
अब बेनिफिट किस वे में बोला गया है कि अगर यही पुराने पावर प्लांट्स आप चालू रखोगे तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, क्यों उसको चालू रखा रहना चाहिए। बेनिफिट्स की बात करूँ तो बेनिफिट्स क्यों है, क्योंकि आज भी कुछ कुछ पावर प्लांट्स हैं जो कि यूपी में हैं और वीकेंड से हिमाचल में हैं। जैसे कि यूपी की अगर मैं बात करूँ तो रिहंड पावर प्लांट हो गया, फिर सिंगरौली पावर प्लांट हो गया। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो विंध्याचल पावर प्लांट हो गया। ये सब इतने पुराने, दे आर मोर देन ओल्ड ऑफ 25 ईयर्स, बट आज भी दे आर वी कैन से वर्क, और हम बोल सकते हैं उस पर डेप्रिसिएशन इतना नहीं लग रहा है, इट इज़ कॉस्ट सेविंग, एंड वेरस उसका जो एफिशिएंसी है वो अभी भी उतना अच्छा है। सो वो एक बेनिफिट रहेगा कि हमारे कुछ कुछ पावर प्लांट्स चलते रहे, ठीक है। दैट इज़ द बेनिफिट पार्ट विच इज़ इट इज़ टॉकिंग अबाउट। कुछ कुछ पावर प्लांट्स आर स्टिल वी कैन से अर्निंग फॉर इंडिया और स्टिल इकोनॉमिकली वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया एज अ नेशन। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ द सेविंग एनालिसिस। सेविंग एनालिसिस में ये चीज़ बताई गई है कि दो इवन इफ़ यू क्लोज द ओल्ड पावर प्लांट, वो आपको बेनिफिशियल उतना नहीं होगा। क्यों? बिकॉज रिपोर्ट ये चीज़ बोल रहा है कि इवन इफ़ यू क्लोज ऑल दी पावर प्लांट दैट आर मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वी कैन से लेस देन 5,000 करोड़ की सेविंग करेगा, लेस देन 5,000 करोड़, विच इज़ एक्चुअली ओनली द 2%, विच इज़ एक्चुअली द ओनली 2% टोटल जनरेशन कॉस्ट। जितना जनरेशन कॉस्ट उसमें लगता है उसका सिर्फ 2% है द 5 करोड़ अमाउंट। तो वो उतना हमारे लिए वी कैन से एनालिसिस की तरफ से उतना सेविंग भी नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप बंद भी कर रहे हो कि अगर आपको ऐसा लगे कि हमारी मनी में सेविंग होगी या कुछ होगी, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेके 2% का ही सेविंग करके देगा। सो वो भी हमारी सेविंग एनालिसिस इतनी कुछ ज़्यादा नहीं बता रही है। रिस्क की बात करें अगर, रिस्क विद द रिटायरमेंट, रिस्क विद द रिटायरमेंट में आपको यही चीज़ बताया कि इवन इफ़ यू क्लोज इट, आज का जो टेक्नोलॉजी है दो इट इज़ वेरी एफिशिएंट, बट जो स्ट्रांगनेस की बात करें अगर हम, या जो एफिशिएंसी या जो हमें प्रोडक्शन हमारा ओल्ड माइनिंग देता था, शायद वो चीज़ हमारे आज के पावर प्लांट्स नहीं देते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर इसका रिटायर कर दोगे तो इंडियाज़ प्रोडक्शन विल बी एट रिस्क ऑफ कोर्स। इंडिया का प्रोडक्शन जो उतना हो रहा है, चाहे उस पर पैसे लग रहे हैं, पर इंडिया का प्रोडक्शन जो आज इस अगर वी कैन से 70% पर है या 80% पे है, क्लोजिंग ऑफ द रिटायर्ड ओल्ड माइंस वो रिड्यूस हो जाएगा लेस देन 50%। इंडिया का इकोनॉमी इफेक्ट होगा, इंडिया का प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इफेक्ट होगा, इंडियाज रिलेशन विद अदर विल ऑल्सो अफेक्ट। सो कहीं ना कहीं एजिंग आउट जो कोल पावर प्लांट्स हैं उसको अगर आप बंद कर रहे हो तो इट हैज़ बोथ द साइड। अगर हम बोले कुछ नेगेटिव साइड्स है तो कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं। उस पर्सपेक्टिव से इट इज़ इंपॉर्टेंट, अगर कोल माइन के रिलेटेड आंसर राइटिंग आया तो यू कैन यूज सच पॉइंट in your answers. Okay, we'll move to the next news. The next news, or we can say the last news, states Putin to join Modi in UNSC debate today. आज एक डिबेट हुआ था। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अगस्त का चेयरमैनशिप, वी कैन से अगस्त का प्रेसिडेंसी इज़ इन दी हैंड्स ऑफ इंडिया। इस महीने की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है, ठीक है। दूसरी चीज़, इंडिया का फोकस क्या है इस मंथ में टू डिस्कस इज अबाउट द मैरिटाइम इशू, टू डिस्कस अबाउट दी मैरिटाइम इश्यूज या मैरिटाइम सिक्योरिटीज़, ठीक है। क्यों अगर मैं बोल रही हूँ मैरिटाइम इशू इस बार क्यों इतने न्यूज़ में अगर आया है, ऐसा नहीं कि इट इज़ योर फर्स्ट टाइम, इट इज़ द 8th टाइम जो इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल रही है, बट इस टाइम ज़्यादा फोर्स में इतने क्लियरली क्यों दिख रहा है, इज़ बिकॉज इंडिया ने जो इस बार इशूज़ लिए हैं दैट इज़ वेरी रेलिवेंट इन टूडेज सिनेरियो, ठीक है। जैसे हम अगर मैं बात करूँ चाइनाज इंटरफियरेंस इन साउथ चाइना सी, ठीक है, साउथ चाइना सी हो गया। देन अगर मैं बात करूँ ये स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल, ठीक है। इंडिया जो चाइना का इंटरफियरेंस है अलग अलग इंडियन पैसिफिक ओशन में, तो दैट कहीं ना कहीं इज़ अ थ्रेट, ठीक है, थ्रेट टू इंडिया एज वेल एज दी ऑल अदर पैसिफिक कंट्रीज़ और ऑल अदर दी एशियन कंट्रीज़। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यूएन में, यूएनएससी में उन्होंने क्या बोला है कि व्हाट थिंग्स विल डिस्कस, सबसे पहले हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग दी सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग कैसे करें। देन नेक्स्ट, हाउ टू रिजॉल्व द इश्यूज विच आर प्रेवलेंट नाउ ऑल्सो, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करें। देन उसके बाद अल्टरनेटिव्स लाए ताकि आप सभी कंट्रीज़ के लिए सोचो। ये कुछ चीज़ें हैं जो इस बार उन्होंने सोचा है, विल डिस्कस, ठीक है। अब इसमें एक जगह पे, एक पॉइंट पे आपको बताया गया है अबाउट द MOGIP, ठीक है। MOGIP की अगर मैं बात करूँ,
MOGIP इज़ बेसिकली, यहाँ पर इस पैराग्राफ में यू विल सी इंडिया को फर्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं मिला है, या इंडिया को फर्स्ट टाइम इसकी प्रेसिडेंसी नहीं मिली है, इट इज़ द 8th टाइम। इससे पहले भी इंडिया ने जब UNSC की चेयरमैनशिप ली थी तो इंडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखने पड़े थे। किस पर्सपेक्टिव से स्ट्रगल्स मैं अगर बोल रही हूँ तो स्ट्रगल्स का बोलने का मेरा पर्सपेक्टिव जो है दैट इज़, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर जो हुआ था, ठीक है, देन ट्राइब्स, द ट्राइब्स दैट एंटर्ड POK से, ट्राइब्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कश्मीर इशू, देन LAC इशू। कहीं ना कहीं इंडिया ने हमेशा से UN में रिप्रेजेंटेटिव के टाइम, या फिर कहीं ना कहीं इंडिया को हमेशा से बहुत स्ट्रगल करना पड़ा व्हेन इट कम्स टू UNSC के चेयरमैनशिप को लेके, क्योंकि वेन एवर इट केम अ टाइम कि इंडिया को मौका है, बट इंडिया को बहुत सारे जगह पे सिचुएशंस देखने पड़ रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया LOC, इंडिया पाक, दैट इज़ LOC के रिलेटेड ही हमारा एक कमेटी बना के दिया था, या फिर एक बॉडी बना के दिया था, विच वॉज UNMOGIP, जो एक कमेटी था। बेसिकली हमारा अगर मैं बात करूँ जोग्राफिकली तो हमारे पाकिस्तान से लेके श्रीनगर तक के बीच के एरिया को वो सिक्योरिटी देते थे, या वी कैन से टू सॉल्व द डिस्प्यूट दैट वाज गोइंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो ये न्यूज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है अबाउट द मैरिटाइम इशू। मैरिटाइम इश्यूज़ में क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जो इंडिया डिस्कस कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें हमारे रशिया के प्रेसिडेंट को भी इन्वॉल्व किया है, तो कहीं ना कहीं उनका पार्टिसिपेशन विल ऑल्सो गिव एन अल्टरनेटिव टू मेनी सोल्यूशंस। लेट्स सी आगे क्या न्यूज़ आता है इसके बारे में। और सो आई होप सो आज का करंट अफेयर्स आपको समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।